हेलो मेरे देशवासियों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को नर्मदे है। इस वक्त हम मौजूद हैं भील गांव में और ये पड़ता है महाराष्ट्र में और शायद ये नंदुरपुर करके डिस्ट्रिक्ट है और ये जो क्षेत्र है सुलपानी का क्षेत्र है। और अभी हम कहाँ पे पहुँचे हैं, जो हमें मैप चार्ट दिया गया था इसको देख के बताते हैं हम कहाँ से कहाँ तक अभी पहुँचे, वो पूरा डिटेलिंग बताए। बड़वानी से हम चले थे जामदा पिछोड़ी में रुके थे, जामदा पिछोड़ी में। उसके बाद हम रुके भौती में, भौती के बाद हम डायरेक्ट रुके यहाँ पे लखनगिरी बाबा के पास, लखनगिरी बाबा के पास रुके घोंगसा। घोंगसा के बाद हम डायरेक्ट खेरवानी सेमलेट होते हुए रुके भादल पे और भादल नदी के इस पार वाला भादल में रुके, उस पार वाला में नहीं, एमपी वाला भादल में, महाराष्ट्र वाला भादल में नहीं रुके थे हम, एमपी वाला भादल में रुके थे। उसके बाद भादल के बाद भबरी, भबरी के बाद खप्परमल में हम रुके थे और खप्परमल से कल चले थे और हम पहुंचे हुए थे भमाना भीलगांव पे। आज भीलगांव पे मौजूद हैं हम। और इस आश्रम का बता दें करीबन 6 महीना हुआ है एक शेल्टर का, बाद बाकी ये पुराना आश्रम तो था ही, वो जो नया एक शेल्टर बना वो 6 महीना लगभग हुआ है। वैसे बोलते हैं सुलपानी की झाड़ी जो चलने वाले होते हैं उनके लिए करीबन 8 से 10 दिन का सफ़र होता है और जो निरंतर आराम से आनंदमय के साथ चलते हैं वो करीबन 14-15 दिन 13 दिन करीबन लग जाता है। और अभी हम आज का जो हमारा टारगेट है, ऐसे मैया का ही सब कुछ होता है तब पर भी हम ऐसे रखे हुए हैं कि आज हम जाएंगे रचबड्डी, हम जाएंगे धनाजी, धड़गांव, कोशिश करेंगे धड़गांव तक पहुंचने का। आज धड़गांव यहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर होगा धड़गांव। और अभी सुबह सुबह सूर्यदेव का दर्शन नहीं हुआ है, बट सूर्य की लालिमा जो है ना उसका दर्शन हो गया है। ये देखें यहाँ से सूर्यदेव विराजमान होंगे और जो हमारा आश्रम का दृश्य है ये देखें पुराना कुटी है और वो नया एक शेल्टर बनाया गया है जिसमें परिक्रमावासी वहीं पे रुकते हैं। और ये देखें एक रिवर था, इसी को क्रॉस करके हम आए हुए थे। वहाँ से भीलगांव क्रॉस करने के लिए आपको इस नदी में पार करना पड़ेगा। इस नदी का नाम अभी मेरे को मालूम नहीं चल रहा, बाद बाकी इस नदी में एक ब्रिज निर्माण कार्य चल रहा है ताकि आने वाले टाइम में जो इधर का गांव है और उधर का क्षेत्र है दोनों को इस ब्रिज के द्वारा जोड़ पाए। नहीं तो अभी जितने भी आगमन होता है ना, बाइक वगैरह, जितने भी लोग इस पार से उस पार जाते हैं वो नाव के द्वारा जाते। और ये कुछ भीलगांव का आश्रम का जो पोस्टर है यहाँ पे है। यहाँ पे सेवा की ज़रूरत है तो आप इस नंबर से कांटेक्ट करके इनसे बात करके यहाँ पे आप सेवा कर सकते हैं। आप लोगों का छोटा सा सेवा परिक्रमा वासियों के लिए बहुत बड़ा सेवा हो जाता है। सुंदर सुंदर दृश्य को देखते हुए हम परिक्रमा को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। ये देखें हमारा पूरा टीम, कुछ इधर है कुछ उधर है, कोई ना कोई शॉर्टकट ले ही लेता है। यहाँ क्या हो ना, पहाड़ी इलाके में जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी शॉर्टकट दिख जाता है 1-2 किलोमीटर का तो वो शॉर्टकट ले ही लेते हैं। सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर गांव है, बहुत ही खूबसूरत गांव, बहुत खूबसूरत। ये देखें बात करें अभी भीलगांव साइड, जो कि ये पूरा के पूरा सुलपानी क्षेत्र है। सुलपानी क्षेत्रों का ना 3 राज्यों में बांट दिया गया है। जैसे कुछ को मध्य प्रदेश में डाल दिया गया है, कुछ को महाराष्ट्र में डाल दिया है, कुछ को गुजरात में डाल दिया गया। बाद बाकी जो इनका कल्चर है ना सेम ही है, स्टेट अलग अलग है, बाद बाकी ये लोग रहते हैं सब कुछ वैसे ही है, कोई इनमें कोई बदलाव नहीं है। वो अपना कल्चर को बचा के रखते हैं, अपना कल्चर में ही जीते हैं। बहुत ही सुंदर लाइफस्टाइल है, डिफरेंट है बट है बहुत ही सुंदर। और यहाँ के लोग, उनके जो विचार, माँ के प्रति प्रेम, ये बहुत महत्वपूर्ण रखी। और मैंने देखा लोगों का प्रेम परिक्रमा वासियों के प्रति बहुत है। और अभी जो ये सड़क देख रहे हैं, अब मेरे ख्याल से हम लोगों को पूछा तो उन्होंने बताया कि अब आपको सड़क मिलेगा, पगडंडी वाला मार्ग में भी अभी और नहीं मिलेगा। आगे का हमें नहीं पता, आगे जब मिलेगा तो हम दिखा देंगे।
और नेटवर्क वगैरह यहाँ एयरटेल का नेटवर्क है, जियो का नहीं है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ तक पहुँचा हुआ है। बाद बाकी जो पीछे उधर रुके हुए थे कहीं कहीं गांव में अभी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे पहुँच रहा है। ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में पहुँच ही गया है। बाद बाकी एमपी का जो क्षेत्र था सुलपानी का, वहाँ पे थोड़ा सा अंदर तक नहीं पहुँचा हुआ है और सड़क भी नहीं पहुँचा हुआ है। महाराष्ट्र में लगभग आने वाला टाइम में सड़क पहुँच जाएगा। नर्मदे और कैसे दिख रहे ना यहाँ से। ओ चप्पल जूता वालों के लिए तो इस रास्तों में चलना उतना कठिन नहीं है, बट नंगे पैर चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें पैर को अच्छे से रखते हुए चलना पड़ता है। क्योंकि अगर छोटे छोटे पत्थर के नुकीले कण अगर पत्थर में घुस जाते हैं तो काफ़ी पेन करता है, काफ़ी दर्द करता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। चप्पल उतारे ना? हाँ उतार ही दीजिए यहाँ पे। ये देख तो प्रभु जी सूर्यदेव का दर्शन हो गया। सबसे पहले आप दर्शन कर लो। जय हो सूर्यदेव की, जय हो जय हो। और अभी भी हम भील गांव में ही हैं और इधर का गांव जो रहता है 2-3 किलोमीटर के दायरे में फैला रहता है क्योंकि घर दूर दूर रहती है, जैसे कि मैंने बताया होगा आपको इससे पहले वाली वीडियो सब में। और ये देखिए ये कुछ ऐसा मार्ग मिला है हमें भील गाँव का। ये जो गांव है ऐसा है। और भील गांव में एक अच्छा खासा स्कूल देखा मैंने, बहुत फैसिलिटी वाला। शायद मेरे को लग रहा है कि हॉस्टल की भी सुविधा थी यहाँ पे। काफ़ी सारे बच्चे थे वहाँ पे। 10 तक की पढ़ाई होती है भील गांव के स्कूल में। स्कूल होते हुए पार हुए तो मैंने देखा। ये देखें भील गांव का कुछ नज़ारा। तो देखिए भील गांव में एक दुकान दिखा तो हमारी जो परिक्रमावासी हैं वो कुछ खरीदने में लग गए हैं क्योंकि रास्ते में कुछ मिलता नहीं है और भूख लगते रहती है। तो उस भूख को मिटाने के लिए यहाँ पे कुछ फूड वगैरह जो खाने की चीज़ें हैं वो खरीद रहे हैं। ये दूसरा कैटेगरी। और हम हमारे कैटेगरी क्या है कि हमें जैसे माई खिलाएगी वैसे ही खाएंगे। हम खरीद के नहीं खाते हैं, बस माई के ऊपर ही आश्रित हैं पूरा परिक्रमा में। आज अभी 3 महीना होने को है, कुछ टाइम बचे हुए हैं, उसके बाद 3 महीना हो जाएगा। बाद बाकी भील गाँव अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये पूरा दृश्य अभी भील गाँव का ही है। काफ़ी फैसिलिटी भी है भील गाँव में। सुलपानी झाड़ी के इस मार्ग में मेरे को यही बड़ा गांव दिखा है अभी तक महाराष्ट्र में, भील गाँव। शायद इससे आगे और भी बड़ा गांव दिखे। नर्मदे 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 नर्मदे। और एक गांव में हम प्रवेश कर चुके हैं। इस गांव का नाम है शिखले। ये देखें बहुत ही सुंदर दृश्य है। काफ़ी सारे घर दिखाई दिए हैं और घर का जो स्ट्रक्चर है ना काफ़ी सुंदर है,
बहुत ही सुंदर। और इसी मार्ग से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये आप देखें, सुनपानी झाड़ी के मार्ग में मुझे फर्स्ट ऐसा बस दिखा है और ये भीलगांव को जा रहा है। ये देखिए, इधर से हम आए, वहाँ पे लिखा हुआ था भीलगांव, तो ये भीलगांव तक जाता है। यहाँ की जो बस होती है भीलगांव तक जाती है। नर्मदे है। बाबा ये कहाँ से कहाँ चलता है? ये भीलगांव से धड़गांव। धड़गांव से भीलगांव। ओह, जहाँ हम जाने वाले हैं, हमारा रूट है धड़गांव। धड़गांव होके आगे जाएंगे तो वहाँ से भीलगांव तक चलता है। परिक्रमा मार्ग में हमें और एक गांव से मुलाकात हो चुका है। इस गांव का नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है बोरी। और ये देखिए अन्न क्षेत्र है, ये कुछ ऐसा पोस्टर है, आप देखें। नर्मदा निरंजनी गोरखनाथ धूना फाउंडेशन द्वारा ये जो आश्रम है उसको संचालित किया गया है। अभी हम चलते हैं आश्रम, और शायद ये बाबा चला रहे हैं, श्री देम साजी। सामने स्कूल है और ऐसा कुछ व्यवस्था है। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। ये देखें, ये अपने घर पे ही अन्न क्षेत्र और परिक्रमा वासियों के लिए रहने की व्यवस्था करते हैं निरंतर। नर्मदे हर, नर्मदे। ये रास्ता मिल गया, अब इसी रास्ते के सहारे आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी भी जो नेक्स्ट आश्रम है करीबन 5 किलोमीटर का दूरी है। ये सड़क मार्ग के रास्ते में ही आश्रम नर्मदे है। और एक आश्रम तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ये कुछ छोटा सा है। और यहाँ पे भी एक पोस्टर है, पोस्टर के द्वारा हम जानते हैं ये है गुडान चापडा नाम करके है। और ये बिलगांव में ही है, नाथ बाबा द्वारा। देखिए यहाँ पे भी QR कोड लगा है, यानी कि सेवा का ज़रूरत है, आप इनसे बात करके सेवा वगैरह कर सकते हैं आप। हम तो चाहते हैं जितना हो सके आप सेवा करें। नर्मदे हर बाबा। नर्मदे हर बाबा। आप ही रहते हैं बाबा? हाँ। ओ, तो बाबा जी हैं, निरंतर परिक्रमावासी की सेवा करते हैं। और सब बढ़िया बाबा? हाँ, बढ़िया। आनंद ही आनंद। बढ़िया बता बाबा जी। ये कुछ ऐसा है। नर्मदे हर माई, नर्मदे हर। ये देखें, माई ने पोहा बनाया है। नर्मदे हर, नर्मदे हर माई। चम्मच वो सब्जी नहीं इसको पसंद है। हाँ, आवडत नाही माहिती, आवडत नाही तुला ये। मला शेंगा खायच्या नाही म्हणतोय. खरंच महाराष्ट्र देखिए, आपका बस यही अकाउंट है? हाँ। ये अकाउंट तो अच्छा है बाबा। हाँ। और इसमें पैसा आ जाता है ना? हाँ। ओके। और अगर किन्हीं प्रभु को इनसे बात करना है तो ये उनका बेटा का नंबर है, इनके पास फ़ोन है नहीं, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। अगर होगा तो आप डायरेक्ट अकाउंट नंबर में आप पैसा सेंड करके आप इनसे बात करके बता दें, ताकि ये वहाँ से पैसा निकाल के फिर वो
पैसा को जितने भी परिक्रमावासी की सेवा में वो लगा सकते हैं। जब भी आप कुछ भी डालें तो इनको इन्फॉर्म कर दें, या पहले इन्फॉर्म करें उसके बाद डालें, ताकि क्योंकि ये गांव छोटा सा है तो यहाँ चेक वगैरह होगा नहीं कि कितना बैलेंस आया नहीं आया, तो इनको यहाँ से जाना पड़ेगा धड़गांव। अराउंड 14 किलोमीटर है यहाँ से। तो 14 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। तो जब भी डालें आप बता दें। बाद बाकी इनका सेवा बहुत अच्छा लगा, आपने भी कैमरे के माध्यम से देखा ही होगा। तो ऐसे जो सच्चे मन से सेवा करना जानते हैं ना, उनका आप जरूर सेवा करें। बड़े आश्रमों की तो सेवा हर कोई करता है, लेकिन छोटे छोटे आश्रम जो ये खुद से मेहनत करते हैं और उन्हीं पैसा से ये आश्रम में परिक्रमावासी की सेवा करते हैं। तो ऐसे प्रभु से आप लोग जरूर जुड़े और कांटेक्ट करें, बात करें। आपको हम इनका यहाँ पे देखें, पासबुक में भी इनका फोटो दिया हुआ है, प्रभु जी को बैठा है, इनकी मैया भी है, और इनका और एक पोस्टर है। पोस्टर मैं जरा दिखाता हूँ फिर से अगेन, वैसे तो पहले ही दिखा दिया हूँ। ये देखें, ये कुछ पोस्टर है। ये हम गांव से निकल गए हैं, फिर से हम नाम भूल जा रहे हैं गांव का। हमने बताया होगा, इससे थोड़ा देर पहले ही बताया है गांव का नाम। तो उस गांव में वो जो आश्रम था वो आंगनबाड़ी केंद्र में था। तो वहाँ पे करीबन 2 घंटा तक हम लोग विश्राम किए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके मेरे को नेटवर्क मिला 6-7 दिनों के बाद नेटवर्क आया मेरे को। उसके बाद यूट्यूब का नोटिफिकेशन मैंने देखा, आप लोगों का कमेंट्स इतना सारा कि प्रभु जी आपका नेक्स्ट वीडियो नहीं आया है, 61 एपिसोड नहीं आया है, 60 के बाद आपने डालना बंद कर दिया, आपका नया वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? प्रभु जी आप ठीक तो हैं, कैसे हैं, क्यों नहीं आ रहा? मतलब क्या रीज़न है, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। बड़ा बड़ा तरीके से वहाँ पे कमेंट्स थे, मैंने जितना हो सके पढ़े। आप लोगों का भर भर के प्यार था हमारे प्रति। लेकिन सुलपानी क्षेत्र में हम थे, इसलिए आप समझ सकते हैं हम जिस जंगल मार्ग से होकर गुजर रहे हैं। काफ़ी वहाँ पे कठिनाइयाँ थी, वहाँ पे जीवन यापन भी काफ़ी मुश्किल है। नेटवर्क तो कहाँ से पहुँच पाता, वहाँ पे तो नहीं था। बट अभी मैंने देखा, मेरे से रहा नहीं जा रहा सच में। आज से 20 दिन पहले एक कांटा लगा था, वो कांटा को मैंने निकाला नहीं था। वो कभी कभार लगते थे तो हल्का हल्का मीठा वाला दर्द होता था, तो उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था। बट कल वाली जो चढ़ान चढ़ा था, वो जो शॉर्टकट लिया था भवानी वाला, उसमें थोड़ा सा असर किया था। तो हमारे जो प्रभु जी हैं महाराष्ट्र वाले, उन्होंने कांटा निकाल दिया था। तो कांटा के चारों ओर का जो चमड़ी था शायद पता नहीं लाल लाल हो गया था, पक गया था कि क्या नहीं, लेकिन कांटा तो तुरंत निकल गया। बट उस जगह थोड़ा दर्द अभी भी है और कल भी कर रहा था। और आज ऐसा है कि चल ही नहीं पा रहे हैं, पूरा पैर को हम अच्छे से रख नहीं पा रहे हैं, वन साइड ही रख पा रहे हैं। जबकि मेरा पूरा सेंटर का पार्ट है ना, ये वाला सेंटर का पार्ट में ही काटा था, तो ये मुश्किल था। बट जो यहाँ पे दिख रहा है धरवाड़ा करके कुछ वैसे ही गांव का नाम है, जो कि 14 किलोमीटर है। वहाँ पे जाएंगे ना तो मेरे को नर्मदे अच्छा से इंटरनेट मिल जाएगा वहाँ पे। 5G मेरे को मिलने की चांस है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ तक पहुँचने का, जो कि 14 किलोमीटर है। और अभी का समय जो हो रहा है लगभग 12:30 बज रहा है। तो मेरे ख्याल से हम धीरे धीरे भी आहिस्ता भी चलेंगे तो शाम तक पहुँच जाएंगे। और सबसे पहले मैंने वीडियो को एडिट किया हुआ है, बस अपलोड करेंगे। हो सके तो शाम तक होने से भी अच्छी एक वीडियो पोस्ट कर देंगे, ताकि आप लोग भी दर्शन कर पाओ मैया का। हम सब मैया के बालक हैं और हम एक साथ परिक्रमा कर रहे हैं सभी। भले ही हम यहाँ पे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग भी मानसिक रूप से आप लोग भी यहाँ पे हो। तो एक साथ हम परिक्रमा कर रहे हैं और हम एक साथ दर्शन भी करेंगे। तो हाँ, आज करवा देंगे। भले ही ये वीडियो आपको 7-8 दिन बाद देखने को मिली, बट मेरी जो दिल की अंदर की गहराई की जो बात थी वो आप लोगों को बताना था, है ना। क्योंकि हम एक ही हैं तो हर बात शेयर होनी चाहिए, जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। बात बाकी सब आनंदमय है।
मेरे ख्याल से लगता है 2-3 किलोमीटर यदि अच्छा सा सड़क मिल जाएगा तो पैर बन जाएगा, फिर खपने लग जाएगा पूरा अच्छे से। ये पूरा अच्छे से नहीं खप रहा है, तो हल्का धीरे धीरे चल रहे हैं, थोड़ा टाइम के बाद वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ, नर्मदे हर। अभी धूप काफ़ी तेज़ है। दोपहर में बता दें 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो धूप रहता है ना, काफ़ी तेज़ रहता है और तड़तड़ाहट टाइप से लगता है। ये थोड़ा सा मुश्किल भरा रहता है। हाँ, अभी आगे का जो शेड्यूल होने वाला है, मॉर्निंग 6:30 बजे से या 6 बजे से लेकर 11 बजे तक या 12 बजे तक, उसके बाद शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, ऐसे ही कुछ रहेगा। क्योंकि धूप में चलना मतलब जान हथेली पे रखना, और धूप में चलना ही क्यों, ज़्यादा किलोमीटर नाप के क्या ही कर लेंगे आनंद तो आएगा नहीं, फिर परेशानी ज़्यादा आएगी ना। तो आनंद के साथ चलेंगे धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, एक पेड़ की कीमत हम तो समझते हैं, ये पशु भी समझते हैं। देखें, कहीं आराम मिलेगी ना मिलेगी, ये वृक्ष के नीचे हमें ज़रूर सुकून मिलेगा। भोजन प्राप्त किया और सभी देख रहे हैं, ये जैसे नहीं होता, हम लोग बोलते हैं पाघुर करना, अपने दांतों को एक दूसरे से मिलाते हैं ये, और पाचन क्रिया इनकी यही होती है। शायद वो सुनने में आता है कि जितना पाघुर करते हैं उससे इनकी पाचन अच्छी होती है। देखिए, बड़े ही अच्छे से आराम कर रहे हैं। खैर, इनका भी आशीर्वाद लेके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इन खूबसूरत पहाड़ों में हम करीबन अभी तक हैं। पता नहीं आगे ऐसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम थोड़ा सा क्राउड वाले एरिया में जा रहे हैं। ये तो पूरा से पूरा ऐसे ही था, शांत था, घर भी था, अलग अलग टपरी पे घर था। यहाँ पे तो गांव भी मिलेंगे, तो एक जगह समेटे हुए गांव हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी करीबन एक जगह 30-40 घर हैं, तो ऐसे गांव मिलेंगे। बाकी बहुत सुंदर दृश्य है। और अभी का बताऊं, यहाँ इतना ज़्यादा गर्म है कि एक जगह पे ना ऐसे 10 सेकंड तक भी नहीं रह सकते, इतना भयानक ये सड़क गर्म हो चुका है। जल जाएगा मेरा पैर, ऐसा में जल जाएगा। लेकिन हालांकि मैं इतना दोपहर को नहीं चलता, लेकिन मेरे को इंटरनेट की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को वीडियो अपलोड करना है। हमें आप लोगों तक वीडियो पहुंचाना है माँ नर्मदा परिक्रमा की। हाँ, तो इतना तो बनता है ना, पानी पीते पीते जाएंगे। हाँ, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे मैया की जय। तो दोपहर के समय हम एक साथ पहुंच चुके हैं। खुरडी करके गांव का नाम है। ये देखें, ये कुछ ऐसा दृश्य है खुरडी गांव का, काफ़ी शानदार है। ये देखें, मैया घर बना रही है, तो वो जल चढ़ा रही है ईंटों के ऊपर। हाँ, ऐसा ही कुछ। ये देखें, इस प्रकार के इधर के घर हैं। बाद बाकी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ज़्यादा बड़ा होगा। इस जगह पे ज़्यादा घर नहीं है, हो सकता है आगे पे मिल जाए। तो पेड़ की छांव पे आ गए हैं, और यहाँ पे एक मेरे को बोर्ड मिला है। तो देखें, इस बोर्ड के मुताबिक मेरे को जाना है धड़गांव, और यहाँ से जो खरडी है उसकी दूरी 1 किलोमीटर, और जो नेक्स्ट आश्रम है वो है राजबरडी पे, तो वो है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर के बाद ही कोई अगला आश्रम है। इस तपतपाती धूप में तो मेरे को लग रहा है 1 से डेढ़ घंटा करीबन लग जाएगा, क्योंकि स्पीड कम हो गई है और मेरे पैर में कांटों के कारण चलने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है।
और एक आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा, आज एकादशी और ऐसे बोला जाता है परिक्रमा में एकादशी का उपवास करने से माँ की काफ़ी कृपा बनी रहती है। माँ की बहुत सारे आशीर्वाद सभी मनोकामना पूरी होती है। तो परिक्रमा के दौरान बहुत सारे साधु संत, दिव्य पुरुष, दिव्य आत्मा, जितने भी परिक्रमावासी हैं मोस्टली एकादशी का व्रत रखते हैं। बहुत अच्छा लगता है एकादशी का व्रत। और आश्रम में भी उस प्रकार से भोजन प्रसादी बनाया जाता है, क्योंकि जानते हैं कि बहुत सारे परिक्रमावासी एकादशी किए हुए हैं। बट हमारा क्या सीन है ना कि हम तो पूरी तरह माँ के ऊपर ही हैं, जो माँ देती है वही खिलाते हैं। ऐसे तो ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे को ये खाने की इच्छा हुई, पैसा निकाला और वो खा दिया। नहीं, हम आए माँ की श्रद्धा के साथ और माँ के ऊपर ही हम रहेंगे। जो माँ खिलाएगी वही खाएंगे। मेरे लिए तो हर दिन एकादशी है, नो एक्सपेक्ट, मतलब किसी चीज़ की इच्छा नहीं है हमें। जो माँ देगी और जिस टाइम देगी, हम सच बता रहे हैं। आप लोगों का मेरा देख के लग ही रहा होगा, मैं बाल भोग अधिकतर हम दोनों प्रभु 12 बजे के बाद ही ग्रहण करते हैं। मतलब उससे पहले माँ की असीम कृपा बनी रहती, इतना शक्ति रहता, भूख भी नहीं लगता। और कहीं कहीं बाल भोग मिल जाता है कभी कभी, और मोस्टली तो मिलता ही नहीं। 12-1 बजे कोई आश्रम में मिलता है और चाय प्रसादी मिलता है। बट हम चाय प्रसादी हम अभी ग्रहण करना छोड़ दिए हैं। बाद बाकी जल वगैरह ग्रहण कर लेते हैं। जितने भी आश्रम मिलते हैं हम जल ग्रहण करते हैं और जल ग्रहण करके आगे चलते हैं। बाद बाकी हमने सोमवार को परिक्रमा उठाई थी, तो हम भोलेनाथ का दिन है और सोमवार को हम शुभ मान के बस उसी दिन व्रत रखते हैं और निर्जला व्रत रखते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, सूर्यास्त होने तक हम जल का ग्रहण नहीं करते हैं और सूर्यास्त होने के पश्चात हम जल का ग्रहण करते हैं। बस यही हमारी एक तपस्या है। कलयुग में मेरे ख्याल से परिक्रमा ही एक ऐसा है, सबसे बड़ा तपस्या परिक्रमा ही है। और हमने तपस्या का और कठिन कर दिया है इस प्रकार से, हर सोमवार को व्रत रखना, बगैर चप्पल पहने चलना, साबुन, तेल, शैम्पू, कपड़ों को साबुन से ना धोना, जितना भी जो माँ दे वही खाना, पूरी तरह माँ के ऊपर डिपेंड रहना। मेरे ख्याल से माँ का हमारे प्रति इसी प्रकार कुछ आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद दे रही है, तभी हम इतना कलयुग का जो तपस्या है, एक प्रकार से तपस्या ही है, उसको कर पा रहे हैं। बस परिक्रमा बहुत बड़ी तपस्या है। और यात्रा कहें, मेरे ख्याल से 4 धाम जितने भी यात्रा होते हैं 1 महीना में समेटे जाते हैं और बस से कर सकते हैं। लेकिन परिक्रमा बहुत बड़ी तपस्या है, कलयुग की ये बहुत बड़ी तपस्या है। आप भी एक बार कोशिश करें माँ की परिक्रमा, जीवन साक्षात हो जाएगा, साक्षात्कार, मतलब जीवन की दृष्टिकोण कुछ और ही हो जाएगी। नर्मदे हर नर्मदे। ये आप देख सकते हैं कुछ आश्रम का दृश्य ऐसा है, और ये है अंदर का दृश्य। यहाँ पे जितने भी परिक्रमावासी आते हैं विश्राम करते हैं, बट मेट वगैरह नहीं है और चादर वगैरह भी नहीं है। और ये जो आश्रम है ना, नया बनाया गया है। और इधर छोटा सा किचन है जिसमें मैया और बाबा यहाँ पे परिक्रमावासियों के लिए भोजन पकाते हैं, भोजन प्रसाद यहाँ पे। तो आज बनने जा रहा है, क्या बना रहे हैं मैया? दाल भात। हाँ, दाल भात। और ये बाबा हैं, यहाँ पे दाल डाल दिए, राहड़ दाल। ये देखिए इधर आलू कटिंग चलेगा अभी। और इधर जितना भी आप यहाँ पे इस प्रकार के बर्तन देख रहे हैं और जितने भी रसोई घर के सामान, इधर चावल दाल, ये किसी ना किसी प्रभु द्वारा सेवा किया गया है। तो ऐसा ही चलता है, परिक्रमा में कोई ना कोई सेवा करने के लिए आगे आते ही हैं। और एक चीज़ मैंने देखा परिक्रमा मार्ग में, जो इधर का हम लोग बैठिन बोलते हैं, पता नहीं इधर क्या बोलते हैं। बाबा आप लोग इसको क्या बोलते हैं?
आमच्या भाषामध्ये दातलं बोलतो. दातला. इसी में आप लोग जितना भी सब्जी काटते हैं हां. तो दातला बोलते हैं, लेकिन हम लोग बैठीन बोलते हैं हमारे उधर में. और भी क्या क्या बोलते हैं आप लोग भी कमेंट में बताइए. और हमारे उधर तो बैठीन ही बोलते हैं ऐसा. अपना गांव का भाषा में. मग फिरता.